NEP 2020 की बात करेंगे। यहाँ NEP कई बार इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोल देते हैं, जबकि वास्तव में ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी न होकर नॉमेनक्लेचर के अनुसार ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। पर ठीक है, क्योंकि अभी लागू हुई है इसलिए हम नई शिक्षा नीति भी इसको कह देते हैं। शिक्षा का मतलब क्या है, दूसरा इस पॉलिसी में और जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ऐसा क्या है इस पॉलिसी में कि आज तक जब से ये करीब सितंबर या जब से ये लॉन्च हुई है या मीडिया में जब से ये इसके बारे में पूरा डिस्कशन शुरू हुआ है, एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ या एक भी ऐसा कोई हमें प्रिंट मीडिया में आर्टिकल नहीं मिला जिसमें इस पॉलिसी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि ठीक नहीं है या इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी ने इसके बारे में कुछ भी क्रिटिसाइज नहीं किया। ऐसा क्यों, क्या ये फुल प्रूफ है? इन सब पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। वजह ये है क्योंकि जब आपसे RS के इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चन होंगे तो जरूरी है कि वो डीपली क्वेश्चन होंगे। सरसरी दृष्टि से क्वेश्चंस आपको नहीं इसके आंसर देने, तभी तो आप डिफ्रेंशिएट होंगे बाकी सब स्टूडेंट से, बाकी सब पार्टिसिपेंट से। जो एक सिंपल बता दिया कि एक नई पॉलिसी जिसमें 5+3+3+4 लागू कर दिया, ये हर कोई जानता है, बट हमें इतना सिंपल तरीके से इस पॉलिसी को नहीं लेना। एजुकेशन के बारे में मैं सबसे पहले 3 साइंटिस्ट की बात करूंगा मैं, जिसमें सबसे पहले जो सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ तथ्यों को जानें या समझें। शिक्षा का मतलब वहाँ यह है कि हम कुछ सोचने के लिए अपने दिमाग को तैयार करें। दूसरी बात जो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य अंतिम सत्य तक पहुंचना है, और विवेकानंद इन दोनों से ऊपर वो यह कहते हैं कि आंतरिक पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अब मैं इन तीनों बातों को लास्ट में जब क्रिटिसिज्म की बात आएगी तब बात करेंगे, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या ये जो तीनों बातें हैं वास्तव में सक्सेस हो रही हैं क्या? अब जो हम शिक्षा ले रहे हैं, नहीं आप ये मत मानिए कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ 1986 की पॉलिसी की, नहीं, बिल्कुल नहीं। 1986 की पॉलिसी को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। उसकी वजह यह है क्योंकि उस समय की जो कंडीशंस थी उस कंडीशन के अनुसार वो पॉलिसी ठीक थी। अब कंडीशन चेंज हो गई है, अब नया सीनरी हो गई है हमारे पास में, नई हमारे लिए रिक्वायरमेंट हो गई है, नए हमारे आयाम हो गए हैं, मॉडल्स हमारे नए हो गए हैं, तो इसके हिसाब से हमें कुछ अलग पॉलिसी चाहिए थी। जब तो यहाँ पर रिपोर्ट आती है, एक रिपोर्ट यह आती है कि ऐसा क्या हुआ कि हमें इस पॉलिसी के बारे में विचार करना पड़ा। तो सबसे पहली रिपोर्ट आती है प्रथम की, जिसे हम एक एसर जिसे प्रथम ने जारी किया था, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020, और एक रिपोर्ट आती है दूसरी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम की जो रिपोर्ट है एसर ये गवर्नमेंट बॉडी जारी नहीं करती है। और जो सेकंड रिपोर्ट आती है, यदि हम उसकी रिपोर्ट की बात करें तो जो यूडाइस ने जारी की थी, यूडाइस जो है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन था। यदि हम इन दोनों की रिपोर्ट देखें तो जो ये रिपोर्ट एसर की रिपोर्ट है, ये बड़ी, आप यदि इसको ढंग से देखें तो ये कहता है कि एनरोलमेंट जो है करीब 95% हो गया प्राइमरी सेक्शन तक। अच्छी बात है एनरोलमेंट। यहाँ ये ध्यान रहे जो स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्कूल में एडमिशन ही नहीं ले रहे होंगे। ये सब फैक्ट आप ध्यान रखना, इंटरव्यू में आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे कि जो बच्चे 100% या जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया किसी भी अपने पूरे सिस्टम में जो अब चल रहा है 1986 में,
इस पॉलिसी के अंदर जितने भी बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है किसी प्राइमरी स्कूल में, उनमें से 95% बच्चे जो रह पाते हैं 5th क्लास पर तक, इसका मतलब 5% बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट हो गए। वही स्टूडेंट जब 10th क्लास तक जाते हैं तो 83% के करीब रह जाता है ये, और जब 12th पास करते हैं तो इनका जो रेशियो है वो 70% के आसपास रह जाता है। तो आप देखिए ड्रॉप आउट का परसेंटेज। और यदि पोस्ट स्कूलिंग की बात करें, जिसे हम कॉलेज एजुकेशन कहते हैं या हायर एजुकेशन कहते हैं, उस एजुकेशन में एस ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये एक यूजीसी की एजेंसी है एस, जो हर साल सर्वे करती है। और इसके यदि 2017 और 18 का हम सर्वे देखें तो इसका जो एनरोलमेंट है वो 25.89% है मात्र। तो आप देखिए जो 100% स्टूडेंट एनरोल हुए, उनमें से ओनली 25.8% स्टूडेंट ही बचे जो हायर एजुकेशन ले पाते हैं। इससे भी ज्यादा जो खतरनाक बात ये है कि जो एसर ने एनालिसिस किया वो यह बताता है कि 3rd क्लास के बच्चे को यदि हम 2nd क्लास के बच्चे की कह दें कि भैया ये किताब है, ये पढ़ के बता दो, तो ओनली 27.2% स्टूडेंट ही इस बात को वो समझा पाते हैं। यदि 5th क्लास के बच्चे को 2nd क्लास की बुक दे दें तो वो 50.2% ही उसको पढ़ पाते हैं, और यदि 8th क्लास के बच्चे को 2nd क्लास की बुक दे दें तो 73% ही बच्चे पढ़ पाते हैं। इसका मतलब 8th क्लास के बच्चों में 73% जो है वो 2nd क्लास के ही काबिल हुए, और हम उनको प्रमोट कर रहे हैं 8th क्लास तक। और इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा देखें, यदि आप 5th क्लास के बच्चे को कहें कि सामान्य सबसे छोटे से छोटा कोई भाग, जिसे डिवीजन हम कहते हैं, कि छोटी सी संख्या दे दें आप 2 नंबर की और या 1 नंबर की, और उसको 1 नंबर से ही डिवाइड करना कहें तो वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं। और यदि हम 8th क्लास के स्टूडेंट को कहें और उसको कहें कि 3 डिजिट की संख्या है उसको 1 डिजिट से डिवाइड करो, तो करीब 15% स्टूडेंट ही इसको सक्सेस कर पाते हैं। तो ये रिपोर्ट हमें कुछ अलग ही चीज़ बताती है, बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो मैं यहाँ पर ये इसलिए बताया आपको कि ये जो हायरार्की में डिफरेंस आ गया, जैसे-जैसे हम इसमें कंपैरिज़न करते जाएँगे तो बात करेंगे। मैं यहाँ बिल्कुल ही ये पॉलिसी नहीं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है इसकी बात कर रहा हूँ या 1986 की। दोनों का कंपैरिजन करूंगा आपके सामने, और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी ये बातें कि कौन सी पॉलिसी में क्या-क्या बातें हैं। सबसे पहले बात ये तो थी बैकग्राउंड। अब दोनों पॉलिसी में डिफरेंस क्या हो गया? जो पहले पॉलिसी थी उसको एमएचआरडी, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते थे, उसके अंडर में थी। अब ये जो नई पॉलिसी है, ये पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो एक नया डिपार्टमेंट हो गया, एमएचआरडी की जगह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही डिफरेंस हो गया यहाँ पर, जो गवर्निंग बॉडी है उसमें चेंज हो गया। अब बात आती है कि स्कूलिंग लाइफ में क्या-क्या चेंजेस हो गए। फॉर्मेट चेंज हो गया, 5+3+3+4, और पहले फॉर्मेट था 10+2। 12th क्लास पहले भी थी, 12th क्लास अब भी है, 12th क्लास तक है, लेकिन इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। फॉर्मेट में क्या-क्या है कि सबसे पहली बात तो नोमेनक्लेचर देखिए। पहले हम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कहते थे, 12th क्लास को सीनियर सेकेंडरी और 10th क्लास तक को हम सेकेंडरी कहते थे। जबकि अब जो हमारे पास में नोमेनक्लेचर हुआ, वो नोमेनक्लेचर सेकेंडरी ही रहेगा, सीनियर सेकेंडरी टर्म कुछ भी नहीं होगी। तो 12th क्लास को भी आप सेकेंडरी क्लास ही कहेंगे, 10th क्लास को भी सेकेंडरी, लेकिन वो 10+3 10+4 या इस फॉर्म में बोलेंगे, लेकिन होगी वो सेकेंडरी ही क्लास। तो नोमेनक्लेचर चेंज हो गया इस फॉर्म के अंदर। फिर एज फैक्टर देखिए, आप यहाँ पर पहले सीधी फर्स्ट क्लास हुआ करती थी, ठीक है, एज पर रूल यही था, लेकिन प्राइवेट में जो है जरूरी प्रेप या सीनियर प्रेप या जो भी यूकेजी एलकेजी उस नाम से चल रही थी क्लासेस। लेकिन अब इस नई पॉलिसी के अंदर उन जो क्लासेस को है वो रेगुलाइज कर दिया गया है, और 18 ईयर का जो पहले 2 ब्रेक था 10+2 में, तो जरूरी है कि अब 5+3+3+4 जब 4 ब्रेकअप हो गए, तो एज फैक्टर के अनुसार भी ये जो है 4 ब्रेकअप हो गए। यहाँ 3 से 8 तक जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए है, 8 से 11 तक, फिर 3 टू 5th क्लास है, फिर 10 से 11 से 12 14 तक जो है वो 10th क्लास के लिए है, 14 टू 18 जो है वो 12th क्लास के रिप्रेजेंट किया गया है। ये ब्रेकअप ऑफ एजेस है।
तो इसके बाद में आप देखिए प्री स्कूल के लिए पहले और अब के सेटअप में क्या डिफरेंस हुआ। पहले जो केवी था, जिसको हम केंद्रीय विद्यालय कहते थे, उसके अंदर फर्स्ट क्लास से ऑनवर्ड जो है वो एजुकेशन हुआ करती थी। अब केवी के अंदर जो प्री क्लासेस हैं, प्राइमरी क्लासेस जो फर्स्ट क्लास से पहले की जो क्लासेस हैं, उन क्लासेस को भी ऐड किया गया है। तो ये डिफरेंस आ गया। और ये जो प्री क्लासेस हैं, इनको आंगनबाड़ी या बाल वाटिका, बाल वाटिका एक नया टर्म आया है यहाँ पर, बाल वाटिका के द्वारा भी इन क्लासेस को गवर्न किया जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर की बात करें कि ये जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है और न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये आपको यहाँ समझ में आ रहा है। पहला जो हम जिसको हम 5 इयर्स की बात करी थी, 5 + 3 + 3 + 4, आप राइट साइड में देखिए, उस 5 पहले वाले 5 के अंदर जो उसका नाम होगा फाउंडेशन। बाद के 3 जो 3 इयर्स है, क्लास 3 टू 5th क्लास तक है, जो एज 8 टू 11 तक की बात कर रहे हैं, वो प्रिपरेटरी क्लासेस के लिए यूज़ किया गया है। फिर 6 से लेकर 8 तक जो क्लास है वो मिडल क्लास है, और फिर बाकी जो 9 से लेकर 12 तक जितना भी सेक्शन होगा वो सारा सेकेंडरी ही कहलाएगा। ये अब नया जो है वो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, या हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें, तो उसके अंदर ये सेटअप हो चुका है। अब एग्ज़ाम की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्डन एग्ज़ाम के अंदर होता है। पहले क्या था, हर एक क्लास का क्लास 1st से लेकर 12th तक एग्ज़ाम हुआ करता था। लेकिन अब एग्ज़ाम वाला पैटर्न जो है सिर्फ़ 3rd, 5th, 8th, 10th और 12th क्लास में होगा। बाकी किसी क्लास में एग्ज़ाम एज़ सच नहीं होंगे, जैसे अब स्कूलों में होता है। तो ये देखिए डिफ़रेंस कहाँ, कितना डिफ़रेंस हो गया कि बच्चों से जो बर्डन था एग्ज़ाम का, वो हटा दिया। आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ साथ-साथ में क्रिटिसिज़्म करते जाते हैं कि यदि रेगुलर एग्ज़ाम नहीं लोगे और फिर एकदम से एग्ज़ाम ठोकोगे, तो बच्चे पे हो सकता है स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस पॉइंट में थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। यहाँ हम दोनों बातें एक साथ करते हुए चलते हैं कि आप ज़रा देखिए, यहाँ पर 3rd, 5th और 8th, 10th और 12th, 10th के बाद सीधा ही 12th का एग्ज़ाम देगा, 11th में एग्ज़ाम नहीं देगा, तो फिर वो बच्चे को कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है। बच्चा स्ट्रेस में जा सकता है, क्योंकि वो बच्चा अभी अर्ली एज के अंदर है। जबकि पहले हर साल एग्ज़ाम देता था, पीरियडिकली एग्ज़ाम होते रहते थे, तो वो उस माइंड सेटअप उसका हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पर उसको हो सकता है स्ट्रेस डेवलप हो जाए, लेकिन इसका उद्देश्य तो यही है कि बच्चे पे टेंशन नहीं हो एग्ज़ाम की। लेकिन यहाँ इस सिस्टम को जो है वो दूर किया गया, दूर करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये हो सकता है कि इसका ये इफ़ेक्ट यहाँ नेगेटिव हो जाए, ज़रूरी नहीं है हो। सेकंड एग्ज़ाम के अंदर यहाँ ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का एग्ज़ाम होगा, जबकि पहले जो है ओनली डेस्क्रिप्टिव टाइप का एग्ज़ाम हुआ करता था। फिर एग्ज़ाम 2 प्रकार साल के अंदर 2 बार होगा, ये अच्छी बात है कि 10th का भी 2 बार हो गया, 12th का भी 2 बार एग्ज़ाम है, तो बच्चे को जब चाहे जब सूट हो तब एग्ज़ाम दे लो। कई कई बार क्या होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि बीमार बच्चा हो जाए, या घर की ऐसी परिस्थिति हो जाए, घर में ऐसी इवेंट्स घटना हो जाए, तो वो बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, तो उसका पूरा साल बेकार हो सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि साल में 2 बार हो रहा है, तो एक यदि चांस छूटा है तो दूसरा चांस मिलेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट हुआ यहाँ पर कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप 2 बार किया गया है यहाँ पर। और ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों को यूज़ किया गया है, तो ये और भी अच्छा है। अब आप बताइए, एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी और बात करें, क्योंकि ये एक 2002 के अंदर 86 अमेंडमेंट जो एजुकेशन राइट टू लाइफ, शिक्षा जीवन का अधिकार है, उस पर एक ये अमेंडमेंट हुआ था। फिर इसी के हिसाब से 2009 में एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, सीसीई, एसएमसी, स्कूल मैनेजिंग कमेटी ये सब बनी। और उस साल 2009 से लेकर ये हुआ कि नो डिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी गई कि 8th क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, और उसका नतीजा ये हुआ कि 8th क्लास के बच्चे को 2nd क्लास की बुक पढ़नी भी नहीं आ रही थी। उसका नतीजा ये हुआ। तो फिर 2016 में जब इसको रिव्यू किया गया, तो ये कहा कि नहीं भई, नो डिटेंशन पॉलिसी जो है वो 5th स्टैंडर्ड तक लागू करेंगे। 5th स्टैंडर्ड तक लागू की, लेकिन फिर वही कि 5th स्टैंडर्ड तक बिना पास किए हुए बच्चों को जब बिना किसी एग्ज़ाम के प्रमोट किया जाने लगा, तो बच्चे भी नहीं पढ़ने लगे, उसका नुकसान हुआ। और उसके बाद में 2019 में इस पूरे को ही एग्ज़ाम को जो है वो इस नो डिटेंशन पॉलिसी को वापस लेना पड़ा, और सभी क्लासेस के लिए एग्ज़ाम जो है वो शुरू करने पड़े। तो इसी
के आधार पर मैं जो ऊपर वाली एग्जाम की जो पॉलिसी थी ना, क्लास 3, 5th, 8th, 10th और 12th को कह रहा था कि जब आप बीच की उन क्लासेस का एग्जाम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तो फिर ये जो है वो उनको नुकसान हो सकता है। हाँ, स्कूल लेवल पे यदि एग्जाम रखते हैं या शॉर्ट लेवल पे रखते हैं तो भी ये जरूरी है। यदि बिना एग्जाम के यदि आप 5th से सीधा 8th क्लास में भेजेंगे तो कहीं हमारे पास में ऐसी सिस्टम नहीं हो जाए। तो आप अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए ये 18 अमेंडमेंट 2002 के बाद में जो एसएसए, सीसीई और एसएमसी लागू हुआ 2019 के अंदर, कि नो डिटेंशन पॉलिसी लागू हुई और उसे हमें वापस लेना पड़ा। तो आप कह सकते हैं कि इस आधार पर एग्जाम तो लेना ही चाहिए और ये जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए, ये संभावना है, ये नहीं कह सकते कि होगा ही। अब जब ये पॉलिसी लागू होगी तो हम ये बात करते हैं कि भाई कौन सी क्लास में कब लागू होगी, टाइमलाइन की तो जरूरी है ना। तो टाइमलाइन की बात करते हैं तो 9th क्लास के लिए जो ये फेज 1 है, ये 2021-22 जो अब करंट अगले साल की बात करें तो उसमें लागू हो जाना चाहिए। 10th क्लास के लिए जो है उसे नेक्स्ट ईयर के अंदर एग्जाम और न्यू पैटर्न से ही होगा, और 12th क्लास के लिए 2024-25 से ही लागू हो जाएगा। तो बोर्ड का एग्जाम जो 12th क्लास का 2024-25 सेशन में होगा वो नई पैटर्न के अनुसार होगा, नई स्कीम के अनुसार होगा। और 10th क्लास का जो 2022 और 23 सेशन के लिए जो एग्जाम होगा वो एग्जाम जो है वो नए पैटर्न से लागू होगा। 10th और 12th के लिए ये टाइमलाइन है जिसमें ये फॉलो होगा, और 9th क्लास जो नेक्स्ट सेशन है 9th क्लास, उसमें नई पैटर्न के अनुसार 9th क्लास का जो है वो पैटर्न लागू हो जाएगा। अब रिजल्ट की बात करें तो जो रिजल्ट है वो 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा। अभी क्या है 360 डिग्री होलिस्टिक कार्ड, कि ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पर, 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर द स्टूडेंट इंक्लूडिंग स्किल्स। तो पहले 1986 की जो पॉलिसी थी उसमें जो रिपोर्ट कार्ड आता है, जो अभी भी रिपोर्ट कार्ड जारी हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, उस रिपोर्ट कार्ड में मात्र मार्क्स लिखे होते हैं, ओनली मार्क्स होते हैं। जबकि अब जो नया कार्ड रिजल्ट में जो मार्कशीट आएगी उसको हमने 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड नाम से दिया गया है। अब आप कई बार देखते होंगे यदि किसी इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां लिख रहा रहता है 360 डिग्री व्यू, या किसी आप व्हीकल की आप जानकारी लेना चाहते हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं या उसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो उस पर लिखा रहता है 360 डिग्री व्यू। इसका मतलब ये है कि आप उसको कंप्लीटली जो है उसके सारे एंगल से उसके व्यूज को, उसके टाइप को, उसकी स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार स्टूडेंट के हर एक एस्पेक्ट को जानने के लिए जो है वो 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो है वो बनाया गया है। इस रिपोर्ट कार्ड में पहले क्या होता था, 1986 से जो पॉलिसी है उसके अनुसार जो रिपोर्ट कार्ड बनता है उसमें टीचर मार्क्स देता है और वो मार्क्स उसको दिखाई देते हैं, सिर्फ टीचर का रोल होता है। इतने मार्क्स दिए, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते टीचर का रोल है, टीचर का रोल ये है कि उसको असेस करने में काम मार्क्स दिए उसने, बट कि लिखा तो स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट ने जो अपनी परफॉर्मेंस दी है वो कॉपी के अंदर, वो उसमें मार्क्स उसने दे दिया। वो स्टूडेंट ने जो मार्क्स, जो रिपोर्ट कॉपी में लिखा है, कुछ भी जो भी उसने कॉपी के अंदर राइट किया है वो किस हिसाब से किया है, रट्टा लगाकर किया है या नकल मारकर किया है या किसी और तरीके से किया है या वास्तव में समझ अंडरस्टैंडिंग लाकर किया है, वो इस बात में टीचर को कोई अवेयरनेस या उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। उसको तो मार्क्स उसने क्या लिखा है उसके आधार पर उसको मार्क्स देने। जबकि अब नए वाले सिस्टम के अंदर जो रिपोर्ट कार्ड में होगा उसमें टीचर्स भी होंगे, पीयर्स भी होंगे और स्टूडेंट भी होंगे, ये सब जुड़ेंगे। अब ये क्या है, पेरेंट्स भी होंगे इसके अंदर। टीचर मार्क्स देगा, उसके पेरेंट्स इवेल्युएट करेगा, खुद स्टूडेंट अपने आप को इवेल्युएट करेगा कि भाई मैंने ये लिखा है, मुझे इतना इसमें से आ रहा था, इवेल्युएट करिए। और पीयर्स टीम भी होगी। पीयर्स टीम का मतलब है दूसरे स्टूडेंट जो होंगे वो भी उसका एनालिसिस करेंगे कि ये बच्चा ऐसा है, ये मेरा पार्टनर जो है, ये मेरा स्टूडेंट जो है या मेरा सहपाठी जो है, मेरा क्लिक जो है वो ऐसा है और इसको इतने मार्क्स इस कैटेगरी में मिलने चाहिए। तो ओवरऑल उसका असेसमेंट हो गया, खुद ने असेसमेंट कर लिया कि मैं ऐसा हूं इस सब्जेक्ट में, ठीक है, ऑनेस्टी से। उसके जो साथी स्टूडेंट्स हैं
उन्होंने भी उसका असेसमेंट किया, टीचर ने भी किया, उसके गार्जियन ने भी किया, और फिर उसका जो है वो रिपोर्ट कार्ड बनेगा। अब जरा इसमें वीकनेसेस देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरा एनालिसिस करना है। तो अब स्टूडेंट यदि खुद एनालिसिस करेगा और वो ऑनेस्ट नहीं है तो वो क्या करेगा, अपने आप को चढ़ा देगा। सेकंड, जो उसके स्टूडेंट्स क्लासमेट है, हो सकता है उससे जेलेसी रखते हो, तो वो उसको जो है वो जितना उसका असेसमेंट होना चाहिए सही, वो असेसमेंट नहीं करेंगे। ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो अर्ली स्टेज है ये एज की 10 से लेकर 15-16 साल तक, तब तक बच्चा मेच्योर नहीं होता है, और वो एकदम आप ये कह सकते हो कि सब्जेक्टिव रहेगा, वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं आएगी उसमें, वो बायस्ड हो सकता है किसी भी तरीके से। एक ग्रुप बनाया जा सकता है बच्चों को कि हमें इसको पीछे करना है, आपस में एक स्टूडेंट्स अपना ग्रुप बना सकते हैं। तो फिर उस स्थिति में हो सकता है कि ये स्टूडेंट्स को जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को यहाँ नुकसान हो सकता है। तो इसमें जो दो ग्रुप है, एक खुद स्टूडेंट अपना इवेल्युएट करेगा, जो कि लगता है कई बार कि वो बायस्ड हो सकता है अपने प्रति, और जो उसके क्लासमेट है, हो सकता है वो भी उसके प्रति जो है वो सही भावना नहीं रखे, दुर्भावना रखे, किसी भी वजह से जेलसी रखे, तो उसके जो है वो सही असेसमेंट नहीं करें, ये भी हो सकता है। अब सेकंड जो पॉइंट बनता है इस रिपोर्ट कार्ड के बाद में कि भाई इसके पीछे बैकग्राउंड क्या रहा। सॉरी, अब ये जो रिपोर्ट कार्ड आपको मिलेगा, ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो डेवलपमेंट पर्पज के लिए है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम के लिए है, जबकि पहले जो रिपोर्ट कार्ड मिलता था वो जॉब ओरिएंटेड है। अब जो उसको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, उससे स्कूलिंग सिस्टम को भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। उससे ये हमें जानकारी मिलेगी कि वास्तव में स्कूलिंग सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, उनको भी दूर किया जाएगा, और स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट है वो तो है ही, उसको भी यूज में लाया जाएगा कि भाई स्टूडेंट में ये कमियां हैं तो इनको दूर किया जाए। पहले जो सिर्फ मार्क्स की बात थी, आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट मार्क्स कम है तो आप उसी को ही आप इंक्रीज करते थे। अब आपको यहाँ पर स्किल में भी हर एक पार्ट में उसको इवेलुएट करेंगे, तो जरूरी है कि ये एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड हो सकता है। दूसरा, इसका जो है वो नेशनल डेवलपमेंट विद स्किल, इसका एम ये है रिजल्ट का कि नेशनल डेवलपमेंट विद स्किल, जबकि पहले 1986 में इसका जो एम था वो था ऑल ओवर डेवलपमेंट। अब ये ऑल ओवर डेवलपमेंट जो था वो इंडिविजुअल की बात थी, तो पहले हम डेवलपमेंट इंडिविजुअल का कर रहे थे। अब जो नई स्कीम है या नई पॉलिसी है, उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है वो नेशनल का डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, अपने राष्ट्र का जो है, नेशन का जो है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, अपना राष्ट्र का डेवलपमेंट करना चाहते हैं विद स्किल, स्किल के साथ में हम ये डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। साथ में लर्निंग आउटकम्स भी मिलेंगे हमें, जो रिजल्ट के रूप में है। अब आती है बात सब्जेक्ट के लिए कि भाई सब्जेक्ट हम किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट रिजिड थे, आपने आर्ट्स स्ट्रीम में लेने हैं तो ये सब्जेक्ट मिलेंगे, ये साइंस स्ट्रीम है, ये कॉमर्स स्ट्रीम है। जबकि अब हमारे पास में सब्जेक्ट का सिलेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी है। आप आर्ट्स का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपको जो सब्जेक्ट अच्छे लगे वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ट्रांसफर ऑफ द क्रेडिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मल्टीपल एंट्रीज एग्जिट है, आप जब चाहें वो कोर्स को छोड़िए, दूसरे कोर्स में चले जाइए, दूसरे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दीजिए, और जब चाहें तब एग्जिट हो जाइए। आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं है, वापस आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अब जरा इसका फायदा और नुकसान जब हम हायर एजुकेशन में जाएंगे, इस पे आप जरूर पॉइंट आउट करेंगे हम इसको, कि यहाँ कहीं कुछ इसमें लेकुना जो है वो रह गया लगता है। तो उसका डिस्कस हम आगे करेंगे कि ये मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट का क्या बेनिफिट हो सकता है। देखिए अभी तक सभी लोग इसकी जो है वो, हमेशा हर कोई इसकी जो है वो प्रशंसा ही कर रहा है। तो हम इसको ये नहीं कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं कि भाई हो सकता है इसमें ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। वन वोकेशनल सब्जेक्ट इज मस्ट, क्लास 6 से लेकर 8 तक एक वोकेशनल सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाएगा।
तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड हो गया, तो ये मुझे लगता है कि कहीं भार नहीं बढ़ जाए बच्चे पे सब्जेक्ट का। पहले ही बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, कहीं एक सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा नहीं ऐड हो जाए। पहले इस टाइप का कोई मैंडेटरी नहीं था, इस टाइप का कोई सब्जेक्ट कंपल्सरी नहीं था, बट अब हाँ, एक जो है वो सब्जेक्ट 6 टू 8 क्लास तक में कंपल्सरी कर दिया गया है। 6 क्लास से कोडिंग भी शुरू हो जाएगी कंप्यूटर के अंदर। जबकि पहले कंप्यूटर क्लासेस की क्लासेस तो ज़रूर थी, बट कोडिंग सिस्टम का नहीं था, लेकिन अब 6 ऑनवर्ड क्लास जो है वो कोडिंग शुरू हो जाएगी। लगता है ठीक भी है, बट क्या हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएँगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल में कि हम इस कोडिंग स्टेज तक पहुँच पाएँगे? क्योंकि आजकल ये लोग कोडिंग का जो है आप एडवर्टाइज़मेंट भी बहुत देखते हैं कि 3rd क्लास से लेकर ये बच्चे जो है वो कोडिंग सीख रहे हैं। बट क्या इतनी आवश्यकता है इस कोडिंग सिस्टम की? तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे अपने। 3 लैंग्वेजेज़ की बात थी, ध्यान रहे 3 लैंग्वेज पहले भी थी, अभी भी 3 लैंग्वेज है। बट पहले जो 1986 की जो पहले पॉलिसी थी, उसमें हिंदी, इंग्लिश कंपल्सरी थी और एक रीजनल लैंग्वेज थी। अब जो है, वो सारा स्टूडेंट पे छोड़ दिया और स्टेट पे छोड़ दिया। कोई 3 लैंग्वेज ले लो अपनी, चाहे वो एक रीजनल हो, एक चॉइस ऑफ स्टूडेंट हो और एक बाय स्टेट दे दी जाएगी। तो एक रीजन की लैंग्वेज हो गई, एक चॉइस ऑफ स्टूडेंट की हो गई और एक स्टेट ने डिसाइड की वो लैंग्वेज हो गई। जबकि पहले हिंदी, इंग्लिश कंपल्सरी थी और एक रीजनल लैंग्वेज था। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हिंदी पिछड़ जाए या फिर इंग्लिश पिछड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर स्टूडेंट्स का कन्वर्सेशन का जो है वो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि साउथ इंडिया में हो सकता है इंग्लिश है, अब नॉर्थ इंडिया की बात करें तो अपने यहाँ इंग्लिश से स्टूडेंट भागते हैं दूर। तो कहीं गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हो जाए कि वो स्टूडेंट बहुत पिछड़ जाएँ। तो ये एक यहाँ पर जो लैंग्वेज का जो पार्ट है, इसमें कहीं मुझे लगता है लेकुना है कि हिंदी, इंग्लिश के साथ एक रीजनल लैंग्वेज थी, तो कहाँ दिक्कत थी इसके अंदर? कि रीजनल लैंग्वेज का मतलब है जो लोकल लैंग्वेज है, उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर है एक एक नया पॉइंट जो यहाँ ऐड किया गया है इस पॉलिसी के अंदर कि 10 पीरियड जो है 6 टू 8th क्लास एंड अप टू द 10th क्लास के अंदर पर ईयर 10 डेज़ रखा है इन्होंने कि वहाँ बच्चों को बैग नहीं लेके जाना। बिना बैग के जाएँगे वो स्कूल के अंदर। ठीक है, अच्छा है। साथ में उन्होंने इसके अंदर ये जोड़ा है कि इन 10 डेज़ के अंदर हमें उन बच्चों को जो है वो स्किल के बारे में जानकारी देंगे। अब स्किल कैसे? कि स्कूल जिस लोकेलिटी में है, वहाँ आस-पास किस प्रकार का जो है वो हैंड से या किसी प्रकार का काम हो रहा हो, स्किल के बारे में। हो सकता है किसी जगह जो है वो खिलौने बनाए जा रहे हों लकड़ी के। हो सकता है किसी जगह जो है वो जैसे जैसलमेर और जोधपुर की बात करें तो वहाँ ऊँट और इनकी जो कैमल है, इनकी स्किन से कुछ इस टाइप का काम किया जाता है। तो उनको उस टाइप का जो लोकल लेवल पे जो स्किल से संबंधित जो वही वहाँ पर उद्योग या जो इंडस्ट्री चल रही है, उनकी जानकारी वहाँ स्कूल के अंदर दी जाएगी। तो ये एक अच्छा सिस्टम अच्छा जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया जो है वो प्रैक्टिस है ये। मुझे लगता है बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, जिसके अंदर 10 डेज़ बैग फ्री जो है वो रखे गए हैं यहाँ पर 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक। यहाँ 9th को जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अब स्टाफ की बात करें, क्योंकि जब सब कुछ बात कर लेते हैं, तो कहीं स्टाफ भी तो बहुत ज़रूरी है, कि स्टाफ उस लायक हो कि वो इन सब पॉलिसी को समझे और साथ में उस लायक उसमें जो है वो क्वालिटी भी हो। तो जो प्रिपरेटरी क्लासेस होंगी, जिनको बाल वाटिका कहा गया है और इनमें चिल्ड्रन जो है वो 5 साल तक के बच्चे के लिए है, उनके लिए ईसीसीई क्वालिफाइड टीचर होना ज़रूरी है। जबकि पहले बीएसटीसी या बीएड क्वालिफाइड टीचर जो है, वो भी 5th क्लास ऑनवर्ड पढ़ाता था। अब इन क्लासेस के लिए टीचर को जो है वो स्पेशली तैयार किया जाएगा और वो जो ईसीसीई क्वालिफाइड टीचर है, उसका टेट के थ्रू ही उसका सिलेक्शन होगा। एनपीएसटी जिसे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स है, वो डिसाइड करेगा और जो एग्ज़ाम है वो टेट लेगा। टेट एग्ज़ाम का नाम जो है वो टेट होगा और एग्ज़ाम जो कंडक्ट करेगा वो एनटीए करेगा। जबकि अभी तक हम सिर्फ़ टेट क्वालिफ़ाइड लेते थे। जो है वो एनसीईआरटी या सीबीएसई जो है वो पैटर्न फ़ॉलो करते थे हम लोग। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं होगा। नए सिस्टम में एनपीएसटी स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा टीचर्स के लिए
और उन्हीं स्टैंडर्ड के आधार पर जो है वो एग्जाम होगा। तो टीचर्स का इवैल्यूएशन होगा, टीचर का इवैल्यूएशन जो होगा ना वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। पहले सब्जेक्ट वाइज हुआ करता था टीचर का सिलेक्शन, अब डिफरेंस देखिए दोनों में। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए इसके अंदर, और आप इसको पूरी अच्छे से इसको डिसाइड कर सकते हैं कि अब जो टीचर का सिलेक्शन होगा वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, जबकि पहले जो सब्जेक्ट वाइज होता था, अब उसको टेक्नोलॉजी का मतलब है कि उसको सब्जेक्ट का तो मैटर रहा ही नहीं है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्राइमरी क्लास तक का। तो उसको टेक्नोलॉजी बेस्ड जितना भी 5th क्लास तक की जो भी क्लासेस होंगी, प्लस जो स्किल से डेवलप जो क्लासेस होंगी, उन सब टेक्नोलॉजी का उसको नॉलेज होगा। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो एग्जाम होगा स्टाफ का सिलेक्शन के लिए। दूसरी बात जो स्टाफ को सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आपने यहाँ देखी होगी कि ट्रांसफर पॉलिसी, और ट्रांसफर में ज्यादातर लोग जो है उनको शिकायत रहती है। कोई पॉलिसी नहीं थी पहले तक, अब जो है वो पॉलिसी रहेगी, ऑनलाइन होगा और विद ट्रांसपेरेंसी होगा। तो ट्रांसपेरेंसी है, ऑनलाइन है, तो जरूरी है कि ये काम बहुत बढ़िया हो जाएगा जो ट्रांसफर का है। और ट्रांसफर पॉलिसी ऑनलाइन विद ट्रांसपेरेंसी होने का एक आप देख सकते हो इसको कि आजकल जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, चाहे वो स्कूल में हो रहे हो या एलडीसी या यूडीसी या पटवारी या किसी भी में, तो फिक्स बता दिया जाता है कि यहाँ पर इतनी सीटें खाली है, मेरिट में आ जाइए, मेरिट के हिसाब से कॉलेज का सिलेक्शन कीजिए। जैसे कॉलेज में सिलेक्शन करते हैं आप, सिलेक्शन में आप यदि इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं या मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, तो सेम वही सिस्टम आज यहाँ पर बाकी अपॉइंटमेंट में भी हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है, इससे जो है वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। तो स्टाफ के लिए जो भी यहाँ प्रोसेस किए गए हैं वो अप टू द मार्क है। क्वालिफाइड टीचर जो है वो बिल्कुल एक एज पर नॉर्म्स होंगे, एज पर स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले होंगे, स्ट्रिक्टली उन पे जो है वो रूल्स जो है वो लागू होंगे। ये है। फिर यहाँ पर फिर एक जो कमी है वो हम लास्ट में जो इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स से बच्चे टीचर आ सकता है, 2 ईयर बीएड से भी आ सकता है, और 1 ईयर बीएड से भी आ सकता है अप टू 2030 तक। और पहले जो था वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड से आ सकता था या 2 ईयर बीएड से आ सकता था। अब यहाँ पर जो नई पॉलिसी में देखिए 1 ईयर बीएड वाला भी हुआ। अब ये 1 ईयर बीएड वाला कौन सा हुआ? अब ये हुआ कि एक ने यूजी कर ली, मान लो जैसे बीए बीकॉम बीएससी कर ली, और उसके बाद बीएड करता है तो वो 2 साल की होती है, 2 ईयर बीएड कहलाती है वो। और यदि उसने पहले एमए पीजी कर लिया, एमए एमएससी या एमकॉम इस टाइप का कोई सब्जेक्ट कर लिया, और उसके बाद वो चाहता है कि अब मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, मूड बदल सकता है उसका, तो फिर उसका जो बीएड होगा वो 1 ईयर की होगी। ये अच्छा किया है नई पॉलिसी के अंदर, क्योंकि पुरानी पॉलिसी में यदि आप एमए के बाद भी बीएड करते हो तो आपको 2 साल ही लेने पड़ेंगे, और यदि आपने बीए करने के बाद भी बीएड करते हैं तो भी आपको 2 साल ही उसमें यूज करने पड़ते हैं। जबकि अब नई पॉलिसी के अंदर ये ठीक किया है, और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड जो है वो पहले से ही चल रहा था। असेसमेंट की बात करें, देखिए हमें सारे प्रोसेस है, टीचर चाहिए क्वालिफाइड, स्टूडेंट चाहिए, और फिर हमें असेसमेंट भी करना होगा कि जो हमारी पॉलिसी है वो सही है या नहीं है। तो क्योंकि पहले असेसमेंट जो है वो एनसीईआरटी या एसईबी स्टेट एजुकेशन बोर्ड या फिर एसर या असर कह सकते हो आप इसमें, असर जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट था जो ये करता था। लेकिन अब जो है वो परख नाम की एक नई जो गवर्नमेंट ने वो एजेंसी बना दी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये जो नया असेसमेंट प्रोसेस किया गया है ये बहुत बढ़िया है। इस असेसमेंट प्रोसेस से हम ये जान पाएंगे कि पॉलिसी में कहाँ कमी है, और उसको उसी के अनुसार जो है उसमें चेंजेस किए जाएंगे। अब असेसमेंट में ये तो है सेंट्रल एजेंसी। अब इस सेंट्रल एजेंसी में स्टेट बोर्ड जो है वो पहले इन्वॉल्व होता था, अब जो है वो स्कूल लेवल पे जो एजेंसी होगी उसका नाम होगा SQAAF, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। ये जो है स्टैंडर्ड इसके कौन डिसाइड करेगा? तो इसके जो स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा वो स्टेट में जो स्टेट बोर्ड है, जिसको हम जैसे NCERT होता है वैसे ही SCERT होता है, तो SCERT जो है वो डिसाइड करेगा। और इसके साथ साथ में स्टूडेंट का हेल्थ चेकअप होगा,
जिसे NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे या SAS स्टेट अचीवमेंट सर्वे यूज में काम में लिया जाएगा। जबकि पहले हेल्थ कार्ड जरूर बनता था, सप्लीमेंट्री प्रोग्राम्स ऑलरेडी रनिंग कर रहे थे। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, जो अब ये NAS और SAS होगा ये सारा ऑनलाइन होगा, और इनका जो ऑनलाइन जो ये हेल्थ चेकअप होगा, इनका पूरा रिपोर्ट रखा जाएगा। और ये जो रिपोर्ट है, ये जितने भी स्टूडेंट्स जिनका पूरा हेल्थ कार्ड बन जाएगा, और ये पता चलेगा कि स्टूडेंट्स में किस प्रकार की जो बीमारियां ज्यादा है या कौन से रीजन में कौन सी ज्यादा बीमारियां हैं। तो उसी प्रकार से हेल्थ के लिए जो उनके इम्प्रूवमेंट के लिए रीजन वाइज जो है वो जोन बनाए जाएंगे, क्लस्टर बनाए जाएंगे, और उन्हीं के अनुसार वहाँ पॉलिसी और उनके हेल्थ को इम्प्रूवमेंट के लिए काम में लिया जाएगा। तो ये देखिए, ये एक नया जो है सिस्टम जिसमें हमें स्टूडेंट्स की हेल्थ पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर ये बहुत बढ़िया स्कीम है, जिसमें ऑनलाइन सारा चेकअप होगा, ऑनलाइन डेटा भरना होगा। इसके लिए पूरा जो है वो मेडिकल टीम होगी, और वो टीम जो है उन स्टूडेंट्स का चेकअप करेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है इस नई एजुकेशन पॉलिसी, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने 2020 कह रहे हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो ऐड की गई है। और जो अब बात थी चेकअप की या असेसमेंट की, तो असेसमेंट जो है SQAAF, ये तो वो एजेंसी है जो असेसमेंट करेगी, लेकिन किन स्टैंडर्ड पे ये असेसमेंट करेगी? तो क्योंकि स्टैंडर्ड भी तो होने चाहिए, पैरामीटर तो होने चाहिए, तो वो पैरामीटर जो डिसाइड करेगा वो ट्रिपल SA होगा, स्टेट स्टैंडर्ड स्कूल अथॉरिटी। ये पहले जो है सिंगल बॉडी हुआ करती थी, अब ऐसा नहीं है। पहले एक सिंगल बॉडी वही अपने स्टैंडर्ड बनाती थी, वही अपना जो है वो रेगुलेशन करती थी, वही असेसमेंट करती थी। तो जरूरी है कि यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती थी, लेकिन जो अब नया असेसमेंट सिस्टम है उसके 4 पार्ट हो गए हैं कि SSA अलग होगा, फिर उसका असेसमेंट अलग होगा, परख अलग होगा, पॉलिसी अलग होगी, और उसको एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी अलग होगी। तो ये बिल्कुल अलग चारों पार्ट कर दिए गए हैं, और ये बहुत ही इसका अच्छा जो है वो स्टेप है। अब आता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी में 2 पार्ट हो गए, NCERT जो नेशनल इंडिया लेवल की बात है वहां पर है, और SCERT जो हर एक बोर्ड, हर एक स्टेट के अंदर जो बोर्ड है उसका हो गया SCERT। ये तो है रेगुलेशन के लिए। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होगा, वो ऑपरेशन के लिए होगा। मींस जो रेगुलेशन बनाएगा वो तो NCERT बना के दे देगा या SCERT देगा, भैया ये रेगुलेशन है। अब उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन होगा, वो कहेगा भैया इनको ऐसे इम्प्लीमेंट कीजिए। और फिर वो इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए, तो स्टैंडर्ड सेटिंग कि उनको हम इम्प्लीमेंट किस स्टैंडर्ड के अनुसार हुआ, तो उनकी स्टैंडर्ड सेटिंग करनी होगी, तो वो ट्रिपल SA हो गया। और लास्ट में कि जो स्टैंडर्ड बनाए या जो पॉलिसी या रेगुलेशन बनाया उसको ऑपरेट किया, और उसके बाद में जो स्टैंडर्ड है उन स्टैंडर्ड को उन्होंने फॉलो किया या नहीं हुआ, या पॉलिसी में कहाँ वीकनेसेस रही, उनको दूर करने के लिए SQAAF जो है वो यहाँ पर चेक करेगा। मींस ओवरऑल ये हो गया कि एक रेगुलेशन अलग होगा, फिर उसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरी एजेंसी होगी, फिर स्टैंडर्ड डिसाइड करने के लिए अलग एजेंसी होगी, और फिर तीसरा असेसमेंट करने के लिए अलग एजेंसी होगी। तो लगता है कि ये पूरा उन्होंने एज ए कंप्लीट कॉन्क्रीट जो है यहाँ पर काम किया गया है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इट्स बट्स करें कि भाई इसमें ये कमियां हैं या ये और है। तो इसमें बहुत ही सावधानी बरती गई, इसमें कोई डाउट नहीं है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। दूसरी बात, पहले जो नई एजुकेशन, पहली वाली जो पोजीशन एजुकेशन पॉलिसी थी 1986, उसमें सोसाइटी का कोई रोल नहीं था, वो सारी सोसाइटी के लिए एक ही पॉलिसी थी। जबकि अब जो ये 2020 पॉलिसी है वो SEZ पे बेस्ड है। सोसाइटी एजुकेशन जोन्स बनेंगे, अलग अलग जोन्स के अनुसार ये जो है ये पॉलिसी लागू होगी। हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा रीजन हो जहाँ पर बहुत कम एजुकेशन हो, उनकी अपनी समस्याएं हैं सोसाइटी की, तो वहाँ पर इसका जो है वो स्टैंडर्ड्स अलग हो जाएंगे। और जहाँ पर बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए स्टैंडर्ड अलग होंगे। कि एक आप ये मानिए कि मेयो कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, एक बहुत छोटे से गांव में कॉलेज में है या स्कूल में पढ़ने वाला है, तो उन दोनों के लिए आप स्टैंडर्ड सेम रख सकते हो क्या?
एक ही स्टैंडर्ड से क्या आप उनका असेसमेंट कर सकते हो क्या? तो हर एक के लिए स्टैंडर्ड अलग-अलग होंगे कि ये ग्रुप ऐसा है तो इनके लिए ये स्टैंडर्ड होंगे, ये ग्रुप ऐसा है इनके लिए स्टैंडर्ड ये होंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड है, ये इस प्रकार से डिसाइड किए जाएँगे। तो मुझे लगता है ये स्टेप भी बहुत ही अच्छा है। फिर है साथ में इसमें जो सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो एक और सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस ग्रुप भी बनाया जाएगा कि ऐसे गरीब बच्चे भी होंगे जहाँ पर सोशियोलॉजी जो सोशियो के हिसाब से या सामाजिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं इकोनॉमिकली। डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत पिछड़े हुए ग्रुप है अर्थशास्त्र के रूप से या इकोनॉमिकली या उनकी पेइंग कैपेसिटी के अनुसार। तो उस ग्रुप के अनुसार भी स्टैंडर्ड जो है वहाँ पर या उस पॉलिसी में उसी के अनुसार वहाँ पर वर्क किया जाएगा। जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले सभी सिस्टम या सभी प्रकार के जितने भी ग्रुप्स थे उन सब के लिए एक ही पॉलिसी थी। एक नया और शुरू किया गया है यहाँ पर CWSN सपोर्टिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हो सकता है कुछ बच्चों को जो है कुछ स्पेशल नीड्स की आवश्यकता हो, कुछ गरीब बच्चे हों उनके पास में बेसिक नीड्स भी नहीं कंप्लीट होती उनकी, तो फिर उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स या स्किल डेवलपमेंट के लिए कहाँ से साधन होंगे। तो उसी हिसाब से उनको सपोर्ट करने के लिए भी ज़रूरी होगा कि उन बच्चों को सपोर्टिंग मिले या कहीं से उनको सहायता मिले, जैसे स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं या इस टाइप की। तो वो सिस्टम जो है वो डायरेक्टली यहाँ डेवलप किया जाएगा। उससे बच्चों को जो है वो बेनिफिट मिलेगा। फिर ओवरऑल बात करें तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो स्किल, नॉलेज और वर्क 3 बातों पे जोर देती है। स्किल पे आपका नॉलेज भी होना चाहिए और आपको वर्क भी होना चाहिए। जबकि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो मात्र नॉलेज पे ही विश्वास करती थी। तो ये डिफरेंस दोनों के अंदर है। तो ये तो 3 और यहाँ पर एक ओनली नॉलेज। जबकि अब वास्तव में परफॉर्मेंस अब ये यहाँ मिलने वाली है कि भाई स्किल भी आपसे मिल गया, आपको नॉलेज भी मिल गया और आपको वर्क भी मिल गया। तो ये बात यहाँ की है। अब बात है कि टाइमलाइन इम्प्लीमेंट कैसे होगा इस पॉलिसी का। तो टाइमलाइन इम्प्लीमेंट की बात करें तो करीब-करीब 2022-23 से जो एनपीएसटी लागू हो जाएगा। 2025-26 से सारी स्टेट्स के लिए जो है वो एजुकेशन पॉलिसी ग्रेड 3 से शुरू हो जाएगी और 2019 तक जो है सभी टीचर्स के लिए परफॉर्मेंस जो है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स लागू कर दिया जाएगा और 2040 में ये कंप्लीट रूप से जो लागू हो जाएगी। अब आती है जिसमें आप लोग अभी रन कर रहे हैं कि पोस्ट स्कूलिंग हायर एजुकेशन में क्या हुआ। अब हायर एजुकेशन में डिफरेंस देखिए, ये सारे डिफरेंस इसलिए हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा मैटर बनेगा। अब कहीं से भी क्वेश्चन इस पॉलिसी पे आए, आप लोग कहीं अटकने वाले नहीं हैं और आँख से आँख मिलाकर आंसर दे सकते हैं। देखिए, पहले जो एडमिशन हुआ करते थे हायर एजुकेशन किसी भी कॉलेज में चले जाइए आप, वो इंडिविजुअल टेस्ट लेते थे अपना और वो परसेंटेज बेसिस पे या जनरली अपना जो भी उसी टेस्ट पे वो एडमिशन लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट हुआ करेगा। उसमें आपके मार्क्स हैं, उसी के हिसाब से आप जो कॉलेज चाहें वो सिलेक्ट करें। तो अच्छी बात है यहाँ पर। और इसके अंदर साइंस, ह्यूमैनिटी, लैंग्वेज, आर्ट्स, वोकेशनल सब्जेक्ट हो चाहे कितना भी हो और साल में 2 बार होगा और आपके लिए यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो सिलेक्शन का बड़ा आसान सा काम हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कॉम्प्लिकेशन भी हो जाएगा जब ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इतना बड़ा एग्ज़ाम होगा, तो उसमें खामियाँ भी होगी, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा और इतने लेवल पे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना, फिर उसका रिज़ल्ट निकालना, ये चैलेंजेस जो है वो इसके अंदर आएँगे। और क्योंकि एनटीए को ही सब कुछ दे रहे हो आप लोग, तो उस पे जो वर्कलोड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल काम हो सकता है। एडमिशन के अंदर आपने अब एडमिशन ले लिया एग्ज़ाम के थ्रू, तो फिर क्या होगा? मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट पॉसिबल है। अब यहाँ मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट से क्या मतलब है? अब आप चाहें, आपने बीए के अंदर किसी एक सब्जेक्ट स्ट्रीम में ले लिया, सिलेक्शन हो गया, आप चाहते हो, फिर लगता है यार मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, मैं दूसरा सब्जेक्ट लेता हूँ, आप वहाँ से एग्ज़िट हो गए। अब आपको लगता है कुछ टाइम के बाद में यार मुझे ये भी ठीक नहीं, मुझे पहले वाले में जाना है या उन दोनों को छोड़ के नए सब्जेक्ट में जाना है, तो आप नया सब्जेक्ट ले लीजिए। और इसकी खास बात ये है कि एक एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाया जाएगा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। जैसे बैंक होता है आजकल टाइम बैंक भी चल रहा है, वैसे ही यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होगा। आपके जो मार्क्स होंगे
वो मार्क्स जो है वो उस बैंक के अंदर ऐड हो जाएंगे। आपने छोड़ दिया कोई बात नहीं। अब जैसे आज की तारीख में क्या होता है, आप कंप्लीटली क्वाइट करते हैं। आप किसी बीए मान लो आप करना चाह रहे हैं, यूजी कर रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड कर लिया, अब आप चाहते हो यार मुझे थर्ड ईयर नहीं करनी और आपने छोड़ दिया, उसके बाद आप कॉमर्स में आना चाहते हो, तो आपके वो 2 साल बेकार हो गए। जबकि अब नए सिस्टम में ऐसा नहीं है। उन 2 साल के जो मार्क्स हैं वो आपके उस थर्ड ईयर में जब आप उसको चेंज करके किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो वो वहाँ पर आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये एक मुझे लगता है सिस्टम कुछ हद तक ठीक भी है। और क्या नुकसान है वो जब हम आगे टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलेंगे तब कंपेयर करेंगे इसका। आईआईटी जो हमारे यहाँ बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उन इंस्टीट्यूट को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया, लाइक आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज भी उसमें ऐड कर दिए गए, जो अब नई पॉलिसी है उसके अंदर कि वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटी को भी इसमें ऐड करेंगे। ये आपने भी देखा होगा कि इस साल से ये प्रस्ताव आ चुका है कि अब जो आईआईटी नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद में होने वाली है उसमें आप मैथ्स, फिजिक्स और जो केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट लेते थे वो अब आपके पास में ऑप्शनल हो जाएंगे। हो सकता है आप आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट लेकर भी आप आईआईटी में एंट्री कर लें। तो ये ऑप्शन जो है वो यहाँ मिलने वाला है। क्या फायदा नुकसान होगा वो आपके साथ तभी बातें शेयर करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है आपको, बाउंड्रीज खत्म हो गई है। पहले रिजिड था, कॉमर्स साइंस ह्यूमैनिटीज में कोई बाउंड्री नहीं है, जबकि पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्री थी। कॉमर्स वाला सीए जो है वो सिर्फ कॉमर्स वाला ही कर सकता था, जबकि अब कुछ सालों से आर्ट्स जो कि सॉरी मैथ्स वाले भी बच्चे सीए कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि सीए में परफॉर्मेंस जो मैथ्स ग्रुप से जो साइंस ग्रुप से गए थे उनकी परफॉर्मेंस कॉमर्स वाले बच्चों से ज्यादा अच्छी होगी। तो ये हमें चेंजेस तो इस टाइप के जो है वो लेने ही पड़ेंगे और ये बाउंड्री जो है हमें रिमूव करनी ही पड़ेगी। तो ये जो हायर एजुकेशन में एक नया सिस्टम इंक्लूड किया गया है ये बहुत ही अच्छा है। कोर्सेज की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट में 3 या 4 साल का ड्यूरेशन का कोर्स होगा, जबकि पहले 3 साल का ही था। 4 साल का इंटीग्रेटेड था, लेकिन अब 4 साल का उसके अंदर रिसर्च के लिए इंक्लूड किया गया है। और खास बात ये है, आपने पहले 2 साल पढ़कर मान लो यूजी के अंदर बीए पार्ट फर्स्ट कर लिया, बीए पार्ट सेकंड कर दिया, छोड़ दिया, अब आपको वो डिग्री नहीं मिलेगी, आप 12th पास ही कहलाएंगे। अब ऐसा नहीं है, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली और आप आगे नहीं पढ़ना चाहते तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट जो है वो डिसिप्लिन का मिल जाएगा। यदि आपने 2 साल कर लिया तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने 3 साल कर लिया तो बैचलर का मिल जाएगा। तो आप ये देखिए आपका एक एक साल जो आपने क्लासेस में यूज किया है उसके अनुसार आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि आपने 2 साल कर दिए और उसके बाद छोड़ दिया तो बस खत्म, डिग्री आपको नहीं मिलेगी। अब ऐसा नहीं है, उसको बाइफरकेट कर दिया गया है, कुछ हद तक ठीक भी है ये। फिर एमफिल पहले हुआ करती थी मास्टर ऑफ फिलोसफी, जो अब डिसकंटिन्यूड हो गई, जो अब नए कोर्सेज में नहीं होंगे। डिफरेंस देखिए आपके सामने ये डिफरेंसेस मिल रहे हैं। पीजी के अंदर थोड़ा डिफरेंस देखिए, पहले पीजी जो है वो 2 साल की हुआ करती थी जिसे हमें एमए या एमकॉम या एमएससी कहते हैं। अब जो है वो 1 ईयर या 2 ईयर की होगी विद रिसर्च ऑप्शन। यदि आप रिसर्च का ऑप्शन भी लेना चाहते हैं तो 2 साल का करेंगे और उसके अंदर आपको रिसर्च का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो ये एक नया जो है वो प्रस्ताव यहाँ पर आया है। ई कंटेंट पहले नहीं था, और पहले वाली पॉलिसी में बात करें तो नहीं। अब ये मत सोचना कि पहले वाली पॉलिसी बेकार थी, नहीं बेकार नहीं, बिल्कुल। ये आपको कभी भी इस टाइप से आंसर नहीं देना है कि पहले की पॉलिसी बेकार है या उसके कंपैरिजन में ये अच्छी है, नहीं। उस समय की आवश्यकता वही थी, इसलिए वो पॉलिसी थी। अब हमारी आवश्यकताएं बदल गई हैं, अब हमारे डिजायर अलग हैं, इसीलिए अब के डिजायर के अनुसार अब की पॉलिसी ठीक है, उस समय के डिजायर के अनुसार उस समय की पॉलिसी अच्छी थी। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कह दें कि आज के समय का जो व्हीकल अच्छा है, आज से 50 साल पहले का जो व्हीकल था वो बेकार था। और उस समय जो व्हीकल अब 50 साल पहले था, यदि आप उस समय के लोगों से पूछेंगे तो उनके लिए उससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उस समय वही आवश्यकता उनकी वो फुलफिल कर रहा था। इसलिए ये नहीं है कि वो पुरानी पॉलिसी बेकार है, नहीं। उस पॉलिसी वो उस समय के अनुसार थी, अब की जो पॉलिसी है वो अब के अनुसार है। अब ई कंटेंट का कॉन्सेप्ट ही अब आया है, तो ई कंटेंट जो है वो 8 लैंग्वेजेस में बनाए जाएंगे। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में मिलेंगे लोगों को तो समझने में आसानी रहेगी।
अब एक और खास बात जो अब नई, जैसे नवोदय विद्यालय पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोले गए थे, जैसे नवोदय विद्यालय थे सेम वैसा का वैसा ही अब एक हायर इंस्टीट्यूट हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा, जो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, जिसमें साइंस भी होगी, आर्ट्स भी होगी। नहीं, आज के टाइम की साइंस आर्ट्स नहीं, कि वो जो बच्चा चाहे सब्जेक्ट उसमें सिलेक्ट करे, एक आर्ट्स का ले, कॉमर्स का ले, एक आईआईटी का सब्जेक्ट ले और उसको स्टडी करे। तो इस टाइप का इंस्टीट्यूट जो है वो अप टू 2030 तक जो है वो खोला जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। और जो आईआईटी है उनके अंडर में एक यूनिवर्सिटीज बनेगी, जितनी भी आईआईटी आज में रन कर रहे हैं उनका नाम है मेरू। और मेरू जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, नाम से पता चल गया आपको ये मल्टी डिसिप्लिनरी से रिलेटेड है। ये जो सारा प्रोसेस है क्रेडिट का, बैंक का, एक बार वापस से देख लें। ये जो क्रेडिट बैंक है, ये आपके जितने भी साल आपने काम किया है उसको बेकार नहीं होने देता, अवॉइड नहीं होंगे, आपको कोई वेस्टेज होने का किसी प्रकार का डर नहीं होगा। तो ये क्रेडिट सिस्टम जो है वो ठीक है और बहुत बढ़िया स्टेप है। अब आती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। यहाँ पर भी 4 पार्ट है। पहला पार्ट रेगुलेटरी काउंसलिंग। पहले ध्यान रहे एमएचआरडी, यूजीसी, नैक, एआईसीटीई या आईसीएआर, ये सब इस टाइप की, जो बीसीआई लीगल के लिए था, या मेडिकल काउंसलिंग जो आजकल फिर इसको चेंज कर दिया है, सीसीआईएम कर दिया है, पहले एमसीआई था। अब जो ये है, जो पहले रेगुलेटरी बोर्ड जो जितने भी थी उनको हटाकर अब इसको एक ही अंडर जो है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के रूप में काम करेगा। उसी में ये जो है वो इंक्लूड होंगे, लेकिन इसमें मेडिकल और लीगल वाले जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। HECI जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो हो गया NHERC जो रेगुलेशन के लिए है, फिर जनरल एजुकेशन काउंसिल जो स्टैंडर्ड सेटिंग करेगी, और हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन है जो आपको ग्रांट देगा रिसर्च के लिए, फंड जारी करेगा। और फिर नेक जो है वो एक्रेडिशन के लिए होगा। तो जैसे स्कूलिंग में भी 4 पार्ट थे, सेम वैसे के वैसे यहाँ पर भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के भी 4 पार्ट हो गए। तो पहले क्योंकि सिंगल बॉडी हुआ करती थी, अब जो है वो 4 पार्ट में हर एक पार्ट को अलग अलग डिवाइड किया गया है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। अडल्ट लर्निंग पहले भी था, अभी भी है, कमोबेश वैसी की वैसी है। अब ये टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगा थोड़ा, जिसमें टीवी और ऐप को यूज किया जाएगा, जबकि पहले से ही अडल्ट लर्निंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो काफी रन कर रहे हैं। अब फाइनेंस की बात करें तो आज की तारीख में एजुकेशन सेक्टर में मात्र 4.5% जीटीपी की बात होती है, जबकि नए में एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कहा गया है कि 6% जीटीपी तक करने का कोशिश किया जाएगा। ध्यान हो, आपको इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में भी 3% जो सेस लगता है वो एजुकेशन सेस है, वो हायर एजुकेशन में ही जाता है। जो चेंजेस नहीं हुए उनकी बात करें, इनमें एनसीसी विंग्स जो है वो पहले भी थी, अभी भी है, कोई चेंजेस नहीं। फ्री बोर्डिंग स्कूल्स लाइक जेएनवी, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, पहले भी थे, वो अब भी रन करेंगे। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो पहले था वो अभी भी होगा। SC ST OBC एंड SEDG, ये सारे जितने भी थे ये सब पॉलिसी पहले भी थी, वो अभी थी। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। जो चेंजेस में, जो डिफरेंस में नहीं आए, वो एज सच अब नई और पुरानी पॉलिसी दोनों में सेम ही रन करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स क्या है। ध्यान रखना, ये मैंने अब तक जितने भी या तो आर्टिकल पढ़े हैं या लाइव सेशन देखे हैं, उन सेशन में किसी ने किसी प्रकार का कोई जो है वो एनालिसिस नहीं किया। लेकिन जब हम क्लास टीचिंग करते हैं, या जब स्टूडेंट से जब हमारे सामने, क्योंकि बच्चा जो भी लगता है वो भी हमसे मिलता है, जो पढ़ रहा है वो भी मिलता है, और मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हमसे टच में रहते हैं, और जब हम उनसे मिलते हैं करते हैं तो हम ये वास्तव में जीते हैं इस एजुकेशन को। तो जो मैंने यहाँ पर ड्रॉबैक्स देखे वो डिफ्रेंशिएट करेंगे रियल में। पहली बात तो ये कि रिजिडिटी फॉर टीचर क्वालिफिकेशन इन्होंने किया है 2030 के बाद। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ ही टीचर बनेगा, मुझे लगता है ये रिजिड है। कोई बच्चा जब 12th के बाद में कॉलेज में जाएगा तो कोई जरूरी थोड़ा ही है कि वो मैच्योर हो
कि वो पहले इंटीग्रेटेड कोर्स करे, हो सकता है वो बीए कर ले, यूजी कर ले, और उसके बाद में मन बन जाए कि मुझे टीचर बनना है, इसका मतलब उसके लिए ये जो चीज है ये यहाँ बंद हो गई। अब आप जरा के शिवम की बात करें, जो इसरो का आज की तारीख में जो प्रेसिडेंट है या डायरेक्टर है, उन्होंने पीएचडी आपको मालूम है 2008 में की है, मतलब रिटायरमेंट के 12 साल बचे थे तब पीएचडी की उन्होंने। तो हो सकता है आपका जो विचार है आप इसको ऐसे ही जस्टिफाई कर सकते हो उनका एग्जाम्पल लेकर, शिवम साहब का, कि उन्होंने 2008 में पीएचडी की है। अब आप देखिए 2008 में, जबकि वो जॉब बहुत पहले लगे, करीब उनको जॉब करते हुए 20-22 साल हो गए थे, तब जाकर उन्होंने उसके बाद तो ये चीज अब हो सकता है स्टूडेंट के यूजी करने के बाद या पीजी करने के बाद है कि मुझे टीचर भी बनना है, या मुझे इस मैं चाहूँ मैं कर सकता हूँ, उसके पास में कुछ क्वालिफिकेशन हो सकती है ऐसी, तो अब उसके पास में इसके वापस से सेक्शन में एडमिशन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये जो है इसमें जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स वाली जो रिजिडिटी है, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। सेकंड पॉइंट में ये है कि इसमें एग्जिट अलाउ कर दिया, तो आप ये बताइए, एक जो आज के समय में सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस में बचे हैं वो मेडिकल के और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी जो अपने प्रोफेशनल कोर्सेज को छोड़ दें, तो जैसे यूजी में बीए बीकॉम बीएससी कर रहे हैं, उन बच्चों में इतना टेंशन नहीं है या स्ट्रेस नहीं है जितना स्ट्रेस जो है वो टेक्नोक्रेट्स में है या आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेज में आईआईटी या मेडिकल लाइन में जो स्टूडेंट्स है। और यदि आपने फ्री एग्जिट अलाउ कर दिया और एक बच्चा 2 साल के बाद में सोचता है कि मैं इतनी टेंशन में हूँ, अब मैं आगे की स्टडी नहीं करना चाहता, मेडिकल को छोड़ देता है, और क्योंकि दूसरे जॉब उसको मिल सकते हैं और ये उसके मार्क्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो वो बीए करेगा या बीकॉम करेगा और एक व्हाइट कॉलर जॉब जो सो कॉल्ड जो आज के टाइम में जॉब है, चाहे वो टीचिंग हो या किसी टाइप का जॉब है, वो वहाँ चला जाता है। तो अब टेक्नोक्रेट्स की हमारे यहाँ कमी हो जाएगी, या जो हम जिस क्वालिटी की टेक्नोक्रेट्स चाह रहे हैं वो हमें उस क्वालिटी की टेक्नोक्रेट्स नहीं मिलेंगे। तो ये एक फ्री एग्जिट का जो है वो नुकसान हो सकता है। फिर यंग साइंटिस्ट जो बहुत जरूरी है आज के समय में, उसके लिए इस पॉलिसी में कहीं किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं व्यक्त किया गया है कि हम यंग साइंटिस्ट बनाने के लिए किस प्रकार का प्रोग्राम करेंगे, या कोई हम अलग से इसके लिए कोई शेड्यूल रखेंगे, या अलग से हम कोई स्ट्रीम रखेंगे जिससे हम यंग साइंटिस्ट बना सकें। और उस साइंटिस्ट के बगैर जो है हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेशन डेवलपमेंट जो है अकेला जो है वो स्किल से नहीं होने वाला, इसके लिए और बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो इसके लिए यंग साइंटिस्ट के लिए इस पॉलिसी बिल्कुल साइलेंट है, जबकि पुराने वाली पॉलिसी के अंदर, पुरानी पॉलिसी में तो नहीं लेकिन ये बीच में ऐड किया गया था यंग साइंटिस्ट का नाम का कॉन्सेप्ट, जो इस पॉलिसी में ज़्यादा इसको नहीं यूज में लिया गया है। मैं फोर्थ पॉइंट पे आना चाहूँगा, जिसमें असेसमेंट की बात की गई है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के लिए सेम रखा गया है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है। गवर्नमेंट के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है जो प्राइवेट स्कूल के अंदर होता है, तो ये यहाँ पर एक मुश्किल होगा काम। क्योंकि आप ज़रा सोचिए, गाँव के स्कूल में पहले जब 8th क्लास में या 10th क्लास में जब ये बोर्ड शुरू किया गया, तो ये कॉम्पिटिशन शुरू हो गया और बड़े-बड़े पैम्फलेट आने लगे, हमारे ये 8th क्लास में इतने स्टूडेंट सिलेक्शन हुआ, हमारे इतने सिलेक्शन हुआ, इतना सिलेक्शन हुआ, और ये एक मेरिट कॉन्सेप्ट। आज भी आप देख सकते हो, अंडर 10 जो है इतना सिलेक्शन हुआ है, अंडर 10 मेरिट इतने सिलेक्शन हुए, अंडर 100 जो है वो इतने हमारे इस ग्रुप के या इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो सिलेक्शन हुआ। कहीं ऐसा सिस्टम जो है वो शुरू नहीं हो जाए, तो ये असेसमेंट सिस्टम को जो है इस टाइप का जो कंपटीशन है, जो हेल्थी कंपटीशन नहीं कहा जा सकता, उससे बचने के लिए इसमें कोई भी जो है वो प्रयास नहीं किए गए हैं किसी भी प्रकार से। और अभी मैं थोड़ी और बात करना चाहूँगा इसमें। एक आनंदम सब्जेक्ट आजकल चल रहा है कि जब हम किसी को कुछ हेल्प करते हैं, जो हमें आनंद मिलता है, वो हमारे मौलिक मूल्य होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं। तो मॉरल वैल्यूज़ के लिए इस पॉलिसी में कहीं किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ी इसकी वीकनेस है। क्योंकि क्या हम सिर्फ़ स्किल या रोटी और कपड़ा मकान तक ही सीमित रहेंगे? जब तक हमारी मॉरल जो है एजुकेशन पे कहीं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, उन पे जब तक हम विचार नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारे नेशन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो लगता है कि यहाँ पर सिर्फ जो है
वो किस पॉइंट पे ज्यादा जोर दिया गया है, स्किल पे ज्यादा जोर दिया गया है, मोरल एजुकेशन पे यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से जो है वो जोर नहीं दिया गया है। जरूरी है कि सब्जेक्ट हो, बट पर्टिकुलर यदि आप कहें कि इसके लिए कोई चैप्टर रखा गया है इस पॉलिसी में कि ये इसके लिए प्रोग्राम किया जाएगा या कोई एक गाइडलाइन बनाई गई हो, तो इस टाइप का इसमें जो है वो पॉइंट कम रखा गया है। तो ये जो 4-5 पॉइंट है ये बिल्कुल अलग से हैं, जो क्रिटिसिज्म आप कर सकते हो, जो इस पॉलिसी में क्या कमियां हो सकती है, फ्यूचर में ये कमियां हमें सामने को देखने को मिल सकती है, ये हम कहेंगे। ये नहीं कि है, हमें फ्यूचर में जैसे जैसे इम्प्लीमेंट की तो हो सकता है ये हमारे सामने चुनौतियां आएंगी, ये समस्याएं आएंगी, लेकिन ये ध्यान रहे कि पॉलिसी 1986 बुरी नहीं थी, आपको उसको बुरा नहीं बताना है। बुरी नहीं थी, उस समय की आवश्यकता वही थी, इसलिए उसी हिसाब से थी। सर मैं कह रहा हूँ नई पॉलिसी में जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की बात की गई है डिस्क्रिप्टिव के साथ में जी, ये इसके पीछे क्या उद्देश्य है, किस लिए लाई गई है? जी हाँ, एक बात तो ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव से जो एनालिसिस होता है ना स्टूडेंट का, हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ, वो ऑब्जेक्टिविटी आती है कि वो क्विक किसी परफॉर्मेंस को कर पाता है या नहीं कर पाता। हमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ता है। जी सर। तो डिसीजन जल्दी लेना पड़ता है, तो डिसीजन जल्दी लेने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान देना पड़ेगा कि क्विक से वो किसी चीज को उस चीज को आंसर दे पाता है या नहीं पाता है। सब्जेक्टिव में तो हम कुछ भी बातें लिख देंगे चल जाएगा। कॉन्क्रीट यदि रिजल्ट चाहते हो आप, एक्यूरेट यदि रिजल्ट चाहते हो, तो उसके लिए आपको किस टॉपिक में जाना पड़ता है, ऑब्जेक्टिविटी में जाना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में जाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव में हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्लस क्विक परफॉर्मेंस के लिए यदि हम किसी के चाहते हैं कि भाई वो एकदम से सही रिजल्ट टाइम पे दे पाता है या नहीं दे पाता, सही परफॉर्मेंस मिलेगी, सही टाइम पे हमें रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव को जो है वो ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव इसीलिए किया गया है। और अकेला ऑब्जेक्टिव से नुकसान ये हो जाता है कि बच्चे में कहीं एक्सप्रेशन पावर तो नहीं है, हाँ सर, या नहीं है, जी सर। उसके लिए हमें सब्जेक्टिव चाहिए होता है, तो उस सब्जेक्टिव को भी ऐड किया गया है। तो दोनों बातों तो को एक साथ ऐड किया गया है। ये छोटी क्लासों से ही स्टार्ट किया जी जाएगा? हाँ, छोटी क्लासेस से, जिसमें भी क्लासेस होगा, 3rd से शुरू हो जाएगा ये। जी सर। 3rd एंड ऑनवर्ड, अब देखो 3rd में, 5th में, 8th में, 10th में, 12th में यही क्लास एग्जाम होने। जी सर, धन्यवाद जी सर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और MHRD जो नाम चेंज किया है, ये क्या सिग्निफाई करता है सर? नहीं सर, ये नहीं है। MHRD में देखो नाम, जी हाँ, नाम का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो नाम में, अब शेक्सपियर पे मत जाना कि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा होता है सर। और नॉमिनक्लेचर जो करते हैं वो ऐसा नहीं होता। आप किसी भी चीज का नॉमिनक्लेचर देखिए, अब जैसे परख नाम रखा गया है, तो आप साथ में परख भी आ गया और उसमें परफॉर्मेंस भी आ गई। तो क्योंकि वो MHRD देखो ह्यूमन रिसोर्सेस था वो, कि हम ह्यूमन रिसोर्सेस की बात कर रहे थे, जबकि यहाँ पर हम सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं। जब हम ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें एजुकेशन नहीं आता, एजुकेशन के अलावा और बहुत सारी चीजें आ जाती है। और ये क्योंकि MHRD काम क्या करता था, सिर्फ एजुकेशन का काम करता था, एजुकेशन के लिए था वो। और जबकि आपने नाम उसका MHRD रख रखा है, इसीलिए उस MHRD को पर्टिकुलर कि भैया ये होना एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, इसलिए उसका दिया। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही बढ़िया स्टेप है इसका नाम चेंज करने के लिए। ये कई सालों से, क्योंकि मैं तो कॉलेज एजुकेशन में हूँ, तो ये आज की डिमांड नहीं थी, ये तो बहुत सालों से, 15-20 सालों से ये आ रहा है कि भैया MHRD किस लिए। अब जैसे आप UGC की बात करें, देखो नाम है उसका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका मतलब वो यूनिवर्सिटी को ग्रांट देता है, जबकि वही रेगुलेशन बनाता है, वही डिसाइड करता है, वही असेस करता है और वही ग्रांट जारी करता है। जबकि नाम क्या है उसका, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसका मतलब उसको तो सिर्फ ग्रांट ही देने चाहिए थी, इसीलिए ये सारी चीजें किया जाएगा। तो नॉमिनक्लेचर का अपना इंपॉर्टेंस होती है सर। जी सर, एक क्वेश्चन था सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ सर, ये जैसे राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हैं, जबकि नई शिक्षा नीति कहती है भाई हमें हिंदी मीडियम या मातृभाषा पर बढ़ावा देना है, तो क्या ये विरोधाभास है? एक मिनट गुरुदेव, आप ये बताइए पॉलिसी लागू कब हुई है? पॉलिसी सर अभी हुई है, 2021 में लागू होगी, जबकि ये तो स्कूल पहले खोले जा चुके थे, क्योंकि उस समय की आवश्यकता वो थी। तो आप इसको विरोधाभास कैसे कहेंगे? या तो ये कहोगे कि वो पॉलिसी के बाद में ये लागू कर दिए तो आप विरोधाभास कह सकते हो। ये तो पॉलिसी से पहले आ गए, ठीक है, अब आप इनको तो उन्हीं के हिसाब से इनको चेंज तो करना ही पड़ेगा जो नई पॉलिसी आएगी। उसमें एक आप लैंग्वेज रख सकते हो इंग्लिश, कहाँ दिक्कत है?
आपके पास ऑप्शन है ना 3 लैंग्वेज का, तो आप एक इंग्लिश, स्टेट पे डिपेंड करता है, आप इंग्लिश रखिए ना। लेकिन सर अभी तो सरकार ने हर 5,000 की जनसंख्या पर खोलने का और घोषणा कर दी है कि हम हर जगह खोलेंगे अब। बहुत अच्छी बात है ना, ये कहाँ बुरी बात है इंग्लिश मीडियम से। हम लैंग्वेज तो 3 सिखाना चाहेंगे। अभी तक ये 2021-22 में आएगा, तब तक उसके ड्राफ्टिंग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो उसके स्कूल भी तो इंग्लिश मीडियम के भी तो स्कूल चलेंगे ना, तो कहाँ दिक्कत है उसमें। एक लोकल लैंग्वेज भी हो जाएगी, एक इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगी। ये मतलब लेकिन उसमें ये तो नहीं होगा भाषा कि का माध्यम मातृभाषा नहीं रहेगा ना सर? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें एडमिशन कौन लेगा, आप बताइए, उसमें एडमिशन कौन लेगा? एडमिशन तो राजस्थान के आम बच्चे ही लेंगे जिनकी आम बच्चे- मारवाड़ी मेवाड़ी भाषा है। नहीं, आम बच्चे लेगा। यदि वो चाहता है, आपको उसके पास 2 ऑप्शन है ना, कि यदि वो इंग्लिश के माध्यम से सीखना चाहता है, केपेबल है तो जाओ, यदि वो इंग्लिश के मीडियम से सीखना नहीं चाहता है तो उसके पास दूसरा स्कूल भी है, आप उसमें जाइए। क्योंकि हमने एक ट्रेंड इंग्लिश मीडियम का बना रखा है ना, कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा अच्छा होगा, इंग्लिश मीडियम करेगा तो उसको जॉब अच्छी मिलेगी, वो एक बात है। वही उस पॉलिसी के पीछे वाले की कमजोरी थी, और उसी को ही आज हम पकड़ के बैठे। सर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट एंड अकाउंट के जो कोर्सेज होते हैं सीए और सीए, तो उनमें कुछ चेंजेस होंगे या वैसे ही रहेंगे? नहीं सर, देखो जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनमें चेंजेस नहीं है, उनमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया। तो मेडिकल फील्ड में नहीं, क्योंकि मेडिकल फील्ड का ये ध्यान रखें, मेडिकल फील्ड का और जो बीसीआई का है, जो लॉ से संबंधित है, ये दोनों जो है इनको अलग रखा गया है। हेलो दोनों को अलग रखा गया। हेलो, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा नाम अभिनेंद्र सैनी है। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे 9th to 10th क्लास में जो मल्टीपल सब्जेक्ट चॉइस का ऑप्शन रखा है, तो ग्रामीण इलाकों में यदि कोई बालक नृत्य शास्त्र लेता है, लोक लेता है, प्रशासन लेता है, तो इतने सारे सब्जेक्टों को पढ़ाने वाले टीचर सरकारी स्कूलों में कैसे प्रबंध हो पाएगा? यही है ना, क्योंकि जो टीचर रखे जाएंगे ना वो मल्टीडिसिप्लिनरी के होंगे। वो ये नहीं, पहले तो क्या था, सब्जेक्ट बेस्ड टीचर था, अब एक ही टीचर जो है वो कई सारे सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा। सर एक टीचर 12th क्लास के स्टैंडर्ड में इतनी सारी सब्जेक्ट कैसे पढ़ा पाएगा? नहीं, आप ये कह सकते हो कि एक ही टॉपिक से, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एड हो, तो वो तो एक टीचर ले सकता है ना। नहीं, मान लो कोई छात्र, यदि कोई छात्र चित्रकला लेना चाहता है और उसके साथ रसायन विज्ञान लेना चाहता है, तो उस मान लो स्कूल में अगर इस तरह के शिक्षा, इतना तो टीचर देखो रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि टीचर तो आपके पास में 12th क्लास में वैसे भी तो टीचर होते ही हैं। अब एक स्कूल में आर्ट्स भी रन करती है, साइंस भी रन करती है, कॉमर्स भी रन करती है, नहीं करती है? पहले आप ये बताइए। किसी भी स्कूल की बात करें तो उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं ना? जी सर। तो सारे टीचर होते हैं ना, तो उसकी टीचर में क्लास में चला जाएगा, क्या प्रॉब्लम आती है इसमें? अब एक कॉलेज की बात करें तो बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें वाणिज्य संकाय है, कला संकाय नहीं है, कला संकाय है, विज्ञान संकाय नहीं है, उस वाले केस में क्या होगा? उनमें तो ऑप्शन तो देना पड़ेगा आपको फैकल्टी तो अपॉइंट करनी ही पड़ेगी सर। सर वैसे ही शिक्षा में इतने सारे टीचरों की कमी है, उसके ऊपर फिर ये वाला ऑप्शन रखना क्या सही है क्या? नहीं सर, आप टीचर की कमी के लिए आप ये नहीं कह सकते कि जो हमें अच्छी चीज है हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। टीचर की कमी होना, किसकी कमी है? राज्य सरकार, किसी लड़के की कमी है क्या? पहले ये बताइए। एजुकेशन पॉलिसी सोसाइटी के लिए है सर। ओके सर। और वो स्टूडेंट का डेवलपमेंट करने के लिए है। टीचर कोई नहीं देता है, स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है आपको, तो उसके लिए वो स्टूडेंट थोड़ा ही दोषी है। उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या वो दोषी है? जी सर। जी। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो प्रिपरेशन चलती है आजकल, तो उसका क्या ट्रेंड रहेगा? जी, उसके बारे में कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ट्रेंड है वो कैसे खत्म हो जाएगा बताइए? बच्चा कोई न कोई सब्जेक्ट तो लेगा ही ना। फिर उसको आईआईटी वगैरह, अच्छा दूसरी बात, आईआईटी कोई सब्जेक्ट तो लेगा ही ना, वो आईआईटी का एग्जाम तो देगा ही। एनटी, अब कॉलेज में जाने के लिए भी तो एनटी होगा। आपके पास में अच्छा कॉलेज में जाना है या कौन से कॉलेज में जाना है, उसके लिए एनटीए के एग्जाम में जाना पड़ेगा ना। तो हो सकता है कोचिंग, इससे हो सकता है कोचिंग की जो है वो बढ़ भी सकता है। कोचिंग इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि आपने कॉलेज में एडमिशन के लिए कंपटीशन कर दिया। तो पहले क्या था, पहले तो मेरिट बेस पे हो जाता था आपका एडमिशन, अब आपको कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी। कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी, तो जहां कंपटीशन आता है वहां क्या शुरू हो जाती है? कोचिंग शुरू हो जाती है।